यस सर। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पता है, बताओ थोड़ा सा। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम? अलवी आप बताओ थोड़ा सा जल्दी से। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। हम्म बताओ जरा क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा बताओ। कौन से रिएक्शंस इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? देखो, दो तरह के रिएक्शन होते हैं अपने, अगर अपन ऐसे क्लासिफाई करें, अंशिका और अलविया, ठीक है। एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसे सोच लो। अब इससे तो पता पड़ रहा है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब ऐसा होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट बन सकते हैं, दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है। काफी सारे रिएक्शन अपने रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और इरिवर्सिबल मतलब वो एक बार हो गए तो फिर वापस से उनके प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट वापस से नहीं बना सकते। जैसे इरिवर्सिबल, जैसे अपन जाने कि CH4+O2 अगर आपने कंबशन कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा, राइट, और H2O मिलेगा। क्या आप वापस से हो पाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके वापस से आपको मीथेन मिल जाए? अगर ऐसा हो जाता तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है, अपना एनर्जी क्राइसिस जो है, ठीक है। तो दीज आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, या आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं काफी सारे जो आपके वापस से रिवर्ट नहीं करते, ठीक है। ऐसा सोचे। एक्सप्लोजन जो होते हैं, ठीक है, इसको मान लो अपन ने हीट किया तो क्या मिला? KCl+3/2O2, ठीक है। तो ये एक्सप्लोजन है या फिर कोई कंबशन रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कांट रिएक्ट अगेन टू गिव यू रिएक्टेंट्स। तो इस तरह के रिएक्शन से इस चैप्टर में अपना वास्ता नहीं पड़ेगा, अपन को रिवर्सिबल रिएक्शंस करने हैं, ठीक है, जो दोनों तरफ हो सकते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शंस में बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। जैसे N2O4 को हीट करोगे तो वो NO2 बन जाता है, NO2 को कूल करने लगोगे तो वो N2O4 बन जाता है, ठीक है। दोनों तरफ हो सकता है रिएक्शन, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन इनको अपन को दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन इनको अपन को रिवर्सिबल रिएक्शन तभी हो पाएगा ये जब आप इसको क्लोज्ड कंटेनर में करोगे, ठीक है। अगर आप इसको ओपन कंटेनर में करते हो तो ये रिवर्सिबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों? तब ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर तो प्रोडक्ट एस्केप हो जाएंगे तो रिएक्शन कहाँ से करेंगे? अपन को प्रोडक्ट्स को मौका देना है ताकि वो वापस से रिएक्शन कर सकें, ठीक है। तभी वो रिवर्सिबल रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन और वो रिएक्ट उस पर भी निर्भर करता है आपके कि रिएक्शन कौन सा है। हर रिएक्शन ऐसा नहीं कि आपने बंद कंटेनर में किया, क्लोज कंटेनर में किया और वो रिवर्ट होने लगे, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल है अपना N2+3H2, ठीक है। और रिवर्सिबिलिटी के लिए अपन इस तरह का साइन लगाते हैं 2NH3। ये हेबर प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल किया जाता है अमोनिया बनाने के लिए, बहुत ही फेमस है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि आपका जो रिएक्शन है, अपन फिजिक्स में तो पढ़ते ही है इक्विलिब्रियम, आप लोग जानते ही होंगे। जो आपका जो रिएक्शन है वो ऐसा लग रहा है कि इक्विलिब्रियम में आ गया,
मतलब उसपे नेट कोई चेंज नहीं आपको नजर आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। रिएक्शन इज सेट टू अटेन इक्विलिब्रियम if the concentration all the physical parameters became its physical parameters, जैसे concentration है, pressure है, ठीक है, कलर है कोई सब्सटेंस का, वो फिक्स हो जाता है, कोई बदलता नहीं है समय के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ रिएक्शन ऐसा लगता है रुक गया है, राइट, बट एक्चुअल में रिएक्शन रुका नहीं है, ठीक है। रिएक्शन जो है दोनों तरफ चल रहा है, इट इज अकरिंग इन बोथ द डायरेक्शन, बोथ द डायरेक्शन, ठीक है, विद इक्वल स्पीड, दोनों तरफ होने लग जाता है रिएक्शन, और दोनों तरफ होता है तो अपन को ऐसा लगता है दोनों तरफ बराबर स्पीड से होगा, तो जितने आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने आपके प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे, समझ आ गया। तो यस सर, इक्विलिब्रियम पे is a state when all the physical parameters attain a fixed value and they don't seem to change with time, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लिख लीजिए आप लोग। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक सम प्रॉब्लम इज देयर, मैंने शेयर किया है जस्ट, it is shared from my side, let me rejoin it, यस सर, I don't know what has happened. Yeah, okay, now it will be okay. Yeah, just a second. Yeah. हाँ जी, कल भी अब आवाज आ रही है, दिख रहा है? यस सर, ओके, तो इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे अपन को ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गया है पूरा, बट रिएक्शन डजंट स्टॉप, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट, लिख देता हूं मैं, इक्विलिब्रियम इज
state at which all the parameters of a chemical reaction appear to remain constant over a period of time. तो अपन को ऐसा लगता है कि अपना रिएक्शन थम गया है, रुक गया है, क्योंकि अपने सारे पैरामीटर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जैसे एग्जांपल हो गया अपना कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कलर, अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कलर है, ये फिक्स हो जाता है समय के साथ साथ, और ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुके है ना, बट रिएक्शन रुका नहीं है, ठीक है। इट इज प्रोग्रेसिंग इन बोथ द डायरेक्शन विद इक्वल रेट, दोनों तरफ चलता रहता है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। और इस कारण से दोनों, रेट का मतलब स्पीड, तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है, तो जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं उसी रेट से आपके प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे होते हैं। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं जैसे N2O4 का। N2O4 ये कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। अगर आप इसको हीट करोगे तो ये ब्रेक होने लग जाता है और ये बन जाता है NO2, ये ब्राउन गैस होता है, ठीक है। तो आपका हीट करने पे ब्राउन हो गया, थोड़ा ज्यादा हीट करोगे ज्यादा ब्राउन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्राउन होता ही जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे NO2 बनते जाएंगे वो वापस से रिएक्ट भी करते जाएंगे आपकी, वो वापस से जोड़ते भी जाएंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब उसका कलर चेंज होना बंद हो जाएगा। एक फिक्स आपका ब्राउन जो उसका कैरेक्टर है वो बचा रहेगा, है ना, कलर बदलना बंद हो जाएगा। और वो ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे जितना आपका N2O4 NO2 में ब्रेक हो रहा है, उतना का उतना NO2 कंबाइन होकर N2O4 बना रहा है, ठीक है। तो ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, दोनों का रेट बराबर हो गया, is equal to rate of backward reaction, ठीक है। दोनों का रेट आपका बराबर हो गया इक्विलिब्रियम पे, है ना। तो इस कारण से अब रेट बराबर हो गया, तो ऐसा लग गया कि कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गए और रिएक्शन रुक गया, रोका नहीं है, दोनों तरफ बराबर रेट से चल रहा है। तो अगर अपन ग्राफिकली एनालाइज करें, ठीक है, शुरुआत में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा था, N2O4 का रेट ज्यादा था, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है,
ये बैकवर्ड रिएक्शन है। जो N2O4 लिया था तो ब्रेक होगा और NO2 बनाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा था, ठीक है, स्पीड ज्यादा थी, ज्यादा N2O4 ब्रेक हो रहे थे, और प्रोडक्ट NO2 कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे समय बीता NO2 के मॉलिक्यूल बनने लग गए और NO2 के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होने लग गए। तो NO2 से N2O4 बनने का रेट इंक्रीज होने लग गया। तो ये है बैकवर्ड, देखो बढ़ता आ रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है। ये बैकवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये N2O4 से NO2 बनने की स्पीड, रेट का मतलब स्पीड, कितने मोल एक सेकंड में बन रहे हैं। और ये बैकवर्ड रिएक्शन है जिसमें NO2 से N2O4 बनने की स्पीड, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आगे होना पीछे होना दोनों का रेट बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे RF इज इक्वल टू RB, और ये ऐसा पॉइंट है जिस पे रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। समझ आ गया। कॉन्सेंट्रेशन फिर आपके फिक्स हो जाएंगे, प्रेशर फिक्स हो जाएगा, कलर फिक्स हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेशंस को देखोगे तो शुरुआत में अगर आपने ये वाला रिएक्शन लेते हो, ये ठीक है, ये रिएक्शन ले रहे हो, तो आपका N2O4 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये मैं कॉन्सेंट्रेशंस को प्लॉट कर रहा हूँ, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा N2O4 जो है वो टूट रहा है, N2O4 टूटता जा रहा है ना, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। लेकिन कम होते होते जीरो नहीं हुआ, वो फ्लैट हो गया, देखो टाइम के साथ एक फिक्स वैल्यू आ गई, ठीक है, समझ गए। इसी तरह से अगर आप NO2 ले रहे हो तो NO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते वो भी एक फिक्स वैल्यू पे आ गया है ना। और फिर समय बीतने के साथ ये वैल्यूज फ्लैट ही रहती हैं, दे डू नॉट चेंज। इसका मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। समझ गए? क्लियर? क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा आपको, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। ये इक्विलिब्रियम जो है आपका हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के तौर पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होगा? अंशिका, अलविया, बच्चों बताओ। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम मतलब आपके जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एक फेज में नहीं है ना, तो उसको अपन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं, राइट। जैसे अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, लाइमस्टोन सॉलिड, इसको अगर आप हीट करते हो, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। तो ये आपका हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे CO2 तो गैस है, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है। क्लियर? आपका ये वाला हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, N2O4 यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए अपन दोनों साइन लगा देते हैं, ठीक है, कि दोनों तरफ हो रहा है, या सिंपल एक रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अगर आप ओपन कंटेनर में करोगे तो कभी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, क्योंकि सारी गैसेस जो है वो एस्केप हो जाएंगी। तो यू नीड टू डू इट इन क्लोज कंटेनर सो दैट इट कैन अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये एक्चुअली NO2 में गैस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, डिफरेंट फेजेस में रहेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होगा? हाँ अंशिका जरा बताओ, अलविया, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे अपन? जब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फेज में है ना, एक जैसे हैं, जैसे सारे लिक्विड हैं या सारे गैसेस हैं, जैसे कि
N2 गैस, O2 या H2 गैस, ठीक है, और ये कंबाइन होकर अमोनिया बना रहे हैं जो एक गैसियस मॉलिक्यूल है। अमोनिया ब्रेक होके N2 और H2 बना रहा है जो कि गैसेस है। सब आपके एक जैसे एक ही फेज में है, तो ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ऑल सब्सटेंसेस आर इन द सेम फेज, ठीक है। या फिर आपका SO2 हो गया, ये भी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। समझ में आया। इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है नेचर में, ये ध्यान रखना, स्टैटिक नहीं होता, रिएक्शन बंद नहीं होता, दोनों तरफ बराबर रेट से चलता रहता है। तो आई होप ये क्लियर है, ठीक है। दोनों प्रोसेसेस होते हैं जिससे प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनते रहते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनते रहते हैं, ठीक है। और एक बार इक्विलिब्रियम आ जाता है तो अपन को लगता है रुक गया रिएक्शन, लेकिन रुकता नहीं है। अब इसको न्यूमेरिकली अपन कैसे क्वांटिफाई करेंगे इक्विलिब्रियम को, कौन सा तरीका है? अच्छा, ये इक्विलिब्रियम जो है जरूरी नहीं केमिकल रिएक्शंस में आए, ये फिजिकल रिएक्शंस में भी आ सकता है। तो आप जो दूसरा क्लासिफिकेशन कर सकते हो केमिकल इक्विलिब्रियम का, मतलब किस तरह के चेंजेस में इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं अपन, ये देख रहे हैं। एक तो फिजिकल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो, इसमें फिजिकल चेंज होता है, और एक केमिकल भी कह सकते हो। अब फिजिकल चेंज में तो आप ऐसा है कि जैसे आप वाटर रख दो लिक्विड और आइस रख दो सॉलिड 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पे नहीं रखोगे तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो 0 डिग्री पे दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे, है ना। आइस के क्यूब लगातार मेल्ट होके वाटर बना रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइन होके आइस क्यूब पे डिपॉजिट हो रहे हैं, दोनों का रेट बराबर है। तो जब तक टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा आइस और वाटर वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व। तो अभी अपन ने जितने भी रिएक्शंस ऊपर देखे वो सारे के सारे केमिकल इक्विलिब्रियम है, होमोजीनियस हो हेट्रोजीनियस हो, सभी में केमिकल रिएक्शन, कोई नया केमिकल सब्सटेंस बन रहा है तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम बहुत सारे हो सकते हैं आपके, जैसे सब्लिमेशन के कारण आ सकता है। जैसे आयोडीन है, सॉलिड होता है, इसको एक बंद कंटेनर पे रख दो तो I2 की वेपर बन जाती है, ठीक है। सॉलिड है तो I2 वेपर बन जाएगी, क्लोज कंटेनर में रखना तभी इक्विलिब्रियम आएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया। अंशिका, अलविया, कोई डाउट इसमें जरा बताओ जल्दी से। अलविया, अंशिका, इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है। तो ये बेसिक चीज है इक्विलिब्रियम की, फिजिकल, केमिकल, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन अपन ने देखे, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम अटेन कर पाते हैं, इरिवर्सिबल अटेन नहीं कर पाएंगे। समझ आ गया? तो ये अपन ने देखा। अब इक्विलिब्रियम को डायनेमिक होता है, रुकता नहीं है, रिएक्शन दोनों तरफ बदलता रहता है। अब अपन पहचानेंगे कैसे इक्विलिब्रियम को, ये थोड़ा सा अपन को देखना है, राइट। इक्विलिब्रियम को पहचानने के लिए व्हाट वी ट्राई टू डू, ठीक है, अपन फिजिकल कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हैं कि कलर में, प्रेशर में, टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है क्या, रुक गया तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग आती है अपनी अंशिका और अलविया कि इस इक्विलिब्रियम को अपन मेजर कैसे करेंगे। अभी तक अपन बातें तो कर रहे हैं इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको अपन मेजर कैसे करेंगे, ठीक है, अपन को ये देखना है। तो इसको मेजर करने का बच्चों तरीका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
इसको अपन एक न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये लॉ कैसे आता है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है और ये दिया है आपका गुल्डबर्ग एंड वेग ने, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पर अपन ने देखा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब जो लॉ ऑफ मास एक्शन इन्होंने दिया, इन्होंने ये बोला कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ active masses of the reactants. Rate of forward reaction is directly proportional to the product फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्टिव मासेस के, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये एक्टिव, जैसे मान लीजिए अपना है रिएक्शन 3A प्लस 2B गिव्स C प्लस 2D, ठीक है। तो आपका जो रिएक्शन है, ठीक है, आपका जो रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट है एक्टिव मासेस का, एक्टिव मासेस एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को। एक्टिव मासेस कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस या एक्वस सॉल्यूशन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात अपन को समझ में आती है कि जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, ठीक है, और उतना उनके बीच में रिएक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लेते हो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस मतलब आपका मोलर कंसंट्रेशन है ना, each raised to the power stoichiometric coefficient a to the power 3 और b to the power 2, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि a के 3 a के मोल हैं और 2 b के मोल हैं, तो यू कैन राइट कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a मल्टीप्लाई करके इनटू b, तो मल्टीप्लाई करके लिखोगे a को 3 बार, b को 2 बार, तो a टू द पावर 3 b टू द पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इक्वल टू लगाते हो, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो, तो अपन को कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इस कांस्टेंट को अपन कहते हैं kf, इसको अपन kf बोलेंगे, राइट। kf मतलब रेट ऑफ, ये वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। ये समझ में आ गया।
अंशिका अलविया, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन Kf। इसी तरह से अपन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी कह सकते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन में आर बी है, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाकर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल है किसके, इसमें एक सी का पार्टिकल रिएक्ट कर रहा है और दो डी के पार्टिकल रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इनके कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मासेस के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अलविया समझ में आ रहा है बेटा? अंशिका, अंशिका अलविया समझ में आ रहा है बच्चों को? तो यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम पे आर एफ इक्वल टू आर बी। दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, तो अपन दोनों को बराबर कर दें, वेलोसिटी कांस्टेंट के एफ। ये दिख रहा है आपको? और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट तो अपन ने लिखा ही है अभी। तो दोनों का रेट बराबर हो गया है ना। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration ऑफ reactants multiplied together। ठीक है, और उसमें अपन ने कांस्टेंट लगा दिया। अब अपन इसको kf बाय kb कर देते हैं। ये वेलोसिटी कांस्टेंट्स का रेशियो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, और इससे अपने आ गए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का क्यूब स्क्वायर। ठीक है, और ये कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दो वेलोसिटी कांस्टेंट का रेशियो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ concentrations of reactants, each raised to the power its stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation। ये इक्विलिब्रियम कहलाता है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड्स एंड इनका कॉन्सेंट्रेशन बदलता नहीं है समय के साथ। जैसे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है तो वो बदलेगा नहीं, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है मोल पर यूनिट वॉल्यूम, इसको अपन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये समय के साथ अलविया बदलता नहीं है, प्योर लिक्विड का और प्योर सॉलिड का। कैसे नहीं बदलता? जैसे अगर अपन प्योर वाटर लेते हैं, है ना, प्योर वाटर अलग चीज है और NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर वो अलग चीज है। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स रहेगा, वाटर की डेंसिटी तो 1 ग्राम पर ml है, या 1000 ग्राम पर लीटर है, तो 1000 ग्राम में 55.55 मोल पर लीटर आ जाएंगे, तो फिक्स रहेगा। आपने अगर ग्लास में वाटर लिया है, ठीक है, एक बीकर में लिया है, तो सेम प्योर लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा।
सोल्यूशन में कोई चीज डिसॉल्व होती है और कितनी अपन ने डिसॉल्व की शुगर सोल्यूशन में, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल है, वो अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहेगा, है ना। प्योर सॉलिड जैसे प्योर कॉपर लोगे, प्योर आयरन लोगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स रहेगा, समझ आ गया। वो चेंज नहीं होता है टाइम के साथ साथ, तो उनकी एक्टिविटी अपन 1 लेते हैं, ठीक है। एक्टिव मास जो होता है 1 लेते हैं उनको, है ना, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उससे अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, write the expression of equilibrium constant K in terms of concentration. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है K को, for the given reactions, गिवन रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, जैसे मान लीजिए इसको अपन कहते हैं के सी, अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो अपन के सी कहते हैं। अंशिका समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ पे के सी कितना होगा, कॉन्सेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, केसी अगर अपन लगाते हैं तो दैट इज इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। कितना होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन इनटू इसका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, हर की पावर कितनी, जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है या तो 1 है ना, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। होना ऐसा चाहिए था। अंशिका समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि ये सॉलिड्स हैं तो इसको अपन नहीं लेते, समझ आ गया, इनको 1 मान लेते हैं। तो केसी का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा CO2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, समझ गए? अंशिका समझ में आया बेटा, है ना। इसी तरह से अपन ऐसा देख सकते हैं, मान लो अपन NH4 होल ट्वाइस S, इसको अपन ने हीट किया, ये सॉलिड है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में आ गया, कुछ ब्रेक होगा, गैसेस बनाएगा, वो गैसेस वापस से रिएक्ट करके वापस से आपका रिएक्टेंट देंगी, तो ये बन गया 2NH3 H2S, और ये आपका सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, केसी लिखते हैं अपन अगर कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम को, क्या होगा बताओ? प्रोडक्ट्स ले लो आप, प्रोडक्ट कौन कौन है, NH3 है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, H2S है, H2S का कॉन्सेंट्रेशन, और हर की पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इनटू H2S का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम सल्फाइड जो कि सॉलिड है, तो उसको तो 1 लेता हूँ। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द
स्पीसीज जिसको अपन केसी कहते हैं, समझ आया। लेकिन जहां पर गैसेस इन्वॉल्व है, वहां पे अपन प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऑफ द गैसियस सब्सटेंसेस, पार्शियल प्रेशर्स। केपी जो है इट इज एक्सप्रेस्ड, जो आपके जो एक्टिव मासेस है ना, जो अपन ने कॉन्सेंट्रेशन के तौर पे एक्सप्रेस किए, वो यहाँ पे केपी के अंदर दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो गैसेस के पार्शियल प्रेशर अपन ने गैसेस स्टेट किया था पार्शियल प्रेशर के टर्म में, मतलब पार्शियल प्रेशर केवल उसी सब्सटेंस का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस। ये समझ में आ गया। Kp is expressed in terms of partial pressure of gaseous substances. In case of reaction involving gases, we use Kp। ठीक है, Kp भी ले सकते हैं, Kc भी ले सकते हैं। Kc में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, Kp में पार्शियल प्रेशर लेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर अपन ये वाला रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पे अपन ने Kc लिया, राइट। तो Kc यहाँ पे अपन ने इनका कॉन्सेंट्रेशन तो एक्सप्रेस करेंगे नहीं, सॉलिड्स होते हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं बदलता, इनकी एक्टिविटी फिक्स रहती है, अपन सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 लेंगे, रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि 1 है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अगर अपन को Kp लिखना है पार्शियल प्रेशर के टर्म में, तो केवल अपन पार्शियल प्रेशर लेंगे CO2 का। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन यहाँ पर अमोनियम सल्फाइड लेते हैं सॉलिड, और इसको अपन डिकम्पोज करते हैं, तो इसका अपन Kc ले सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये दोनों गैसेस हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 गैस है का स्क्वायर, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, आपको यहाँ दिख रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, राइट, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम सल्फाइड जो कि फिक्स है 1 है ना, समझ आ गया, क्योंकि वो तो सॉलिड है, वो तो चेंज होता ही नहीं है कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको अपन नहीं एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पर, तो ये तो Kc हो गया। इसी तरह से अगर अपन Kp लिख रहे हैं, तो इसका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, इसका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा PnH3, और क्योंकि गैसेस के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है, PH2S। ठीक है, तो अपन इसको इस टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, ठीक है, का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S की पावर 1। तो अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, पार्शियल प्रेशर किसी सब्सटेंस का केवल उसी के थ्रू लगाया गया, जो वही सब्सटेंस जो प्रेशर लगाता है वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। ठीक है, उसको अपन Kp कहते हैं। ठीक है, और ये Kc है।
दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT गैसेस के लिए और P इज इक्वल टू N/VRT, ठीक है, और ये जो चीज है ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अगर अपन इसको पार्शियल प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन में रखते हैं, ठीक है, तो अपन को ध्यान आ जाएगा कि अपना जो फॉर्मूला है किसमें चेंज, क्या कौन सा फॉर्म एक्वायर कर लेगा ये देखते हैं अपन कि इसको अगर पार्शियल प्रेशर को अपन या पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इनटू RT है ना, यहाँ अपन रखें इस फॉर्मूले में, तो Kp इज इक्वल टू, ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 या पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इनटू RT, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की वैल्यू रखी और सभी पे 2, ठीक है, क्लियर। और इसी तरह से अपन इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S की जगह रख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S RT, यहाँ पे 1, क्योंकि H2S की पावर 1 है, कोफिशिएंट 1 है वहां पे आपको दिख रहा है, तो Kp इज इक्वल टू, इन कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स को अलग कर लो, Kc और RT होल टू दी पावर 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो फॉर्मूला आता है Kp इज इक्वल टू Kc RT होल टू दी पावर डेल्टा Ng, डेल्टा Ng का मतलब है number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactants, number of mole of products gas वाले है ना, number of mole of total number of mole of reactant in is balanced chemical equation, या फिर ऐसा बोला है change in number of moles of gaseous substances in a reaction। तो प्रोडक्ट में गैसेस के मोल माइनस रिएक्टेंट में गैसेस के मोल, तो वो होता है Kp इक्वल टू Kc RT पर डेल्टा Ng। समझ आ गया, क्लियर। जैसे यहाँ पे सभी गैसेस हैं, तो यहाँ पे Kc का फॉर्मूला क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, NH3 का कंसंट्रेशन का 2 N2 और H2 के कंसंट्रेशन का क्यूब। समझ में आया, इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो Kc है, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और Kp में क्या लिखा, अपन ने पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब, इस तरह से लिख लिया आपने, ठीक है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, Kp इक्वल टू Kc RT, ठीक है। R की वैल्यू होगी 8.3, एक्चुअली वो तो जूल पर केल्विन में होती है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर
प्रेशर की यूनिट कौन सी आप ले रहे हो? अगर प्रेशर की यूनिट ये ले रहे हो एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। टेम्परेचर जो होगा केल्विन में ही लेना है आपको। Kp इक्वल टू Kc RT होल टू द पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस सब्सटेंसेस। यहाँ पे कितने हैं? 2 प्रोडक्ट है बने, -3 + 1, ठीक है, 3 + 1, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो हुआ कि मतलब जो रिलेशनशिप हुआ Kp इज इक्वल टू Kc RT होल टू द पावर -2। अंशिका समझ में आ गया बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो इसका बिल्कुल। इज इट क्लियर? Kp और Kc का रिलेशनशिप बताओ जरा जल्दी से, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आप जिस तरह से है ना, जिस तरह से आर प्रेशर की यूनिट है उसी तरफ से आर की यूनिट भी आप सेट कर सकते हो। अगर बार में लीटर बार पर केल्विन पर मोल तो 0.083 ले सकते हो। समझ आ गया? क्लियर? यस सर। उस अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो इसकी आर की वैल्यू, और टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में लेना ही है। तो इससे अपन इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं Kp और Kc को, ठीक है। कहाँ पे किस रिएक्शन में Kp Kc बराबर होंगे ये बताओ जरा। कभी बराबर हो सकते हैं क्या? हर रिएक्शन के लिए अपन Kp और Kc लिख सकते हैं? ये थोड़ा सा देखना है अपन को। हर रिएक्शन के लिए अपन Kp और Kc नहीं लिखेंगे, केवल जिसमें गैस या सब्सटेंस इन्वॉल्व है उन्हीं के लिए अपन Kp और Kc दो चीजें के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जिनमें गैसेस इन्वॉल्व नहीं है उनमें तो सिर्फ Kc लिखोगे इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट, ठीक है। जहां पे आपके गैसेस इन्वॉल्व है वहां पे आप Kp और Kc लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बार में आता है तो 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, उसमें R लिख लेना, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करके कर लीजिएगा। समझ आ गया? तो ये Kp Kc का रिलेशनशिप है। दूसरी चीज है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ K। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये अपन ने कैलकुलेट तो कर लेंगे। कॉन्सेंट्रेशंस, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशंस को ऊपर रखेंगे और हर की पावर लगाएंगे, कितनी जो उसका बैलेंस कोफिशिएंट है उतनी पावर लगाएंगे, और रिएक्टेंट के कोफिशिएंट्स को अपन नीचे रखेंगे, है ना, और उनकी पावर लगाएंगे जो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, राइट। और उससे अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एक तो it does not change with the concentration of रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से चेंज नहीं होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप चाहे कितने ही ले लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, आपके इक्विलिब्रियम पे आने के बाद सारे कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से बैलेंस होंगे कि जो वैल्यू है के की वो एक फिक्स रहेगी। तो वैल्यू ऑफ के, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, ठीक है। Value of K does not change with the concentration of reactant or product. It does not depend. Value of K
डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये बहुत, जब तक एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज फिक्स्ड, ठीक है, एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन इज फिक्स्ड, टेम्परेचर जब तक फिक्स है तब तक के चेंज नहीं होगा। समझ आ गया? के की वैल्यू वही रहेगी, चाहे आप 100 मोल से स्टार्ट करो, है ना, चाहे आप 1 और 2 मोल से स्टार्ट करो, कोई 0.1 मोल लेके स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है रेशियो है, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ products divided by ratio of concentrations of reactants each raised to the power they equal to each raised to the power their stoichiometric coefficient of the balanced chemical equation। तो आपके K की वैल्यू वही रहने वाली है, आप कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग ले सकते हो। हाँ, वो K की वैल्यू फिक्स तभी रहेगी जब तक टेम्परेचर फिक्स रहेगा, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो K की वैल्यू जरूर बदल जाएगी। समझ गए? वैल्यू ऑफ K does not depend upon presence or absence of catalyst। अंशिका समझ में आ गया ये? यस सर। तो कैटलिस्ट जो होता है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट दोनों बढ़ा देता है, ठीक है। Catalyst only increases the rate of both forward as well as backward reaction। तो कैटलिस्ट लोगे तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वही रहेंगे, के की वैल्यू वही रहेगी। कैटलिस्ट से रिएक्शन जल्दी हो जाता है, लेकिन जल्दी कौन सा होता है? फॉरवर्ड भी जल्दी होगा, बैकवर्ड भी जल्दी होगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट दोनों बराबर हो जाएगी, दोनों जल्दी हो रहे हैं, है ना, लेकिन उससे इक्विलिब्रियम में आने में समय कम लगेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं, ठीक है, वो बुके वही रहने वाले हैं। के की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। के की वैल्यू टेम्परेचर पे निर्भर करती है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशंस आप जैसे भी ले लोगे, ठीक है, वैसी की वैसी वैल्यू आ जाएगी। कॉन्सेंट्रेशंस की इस तरह से सेट हो जाएगी, के वही रहेगा एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज फिक्स्ड, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए। ये आपका एक्चुअली रिएक्टेंट अपने आप तो प्रोडक्ट नहीं बन जाते, जैसे पेट्रोल है रूम टेम्परेचर पे, तो क्या अपने आप जलने लग जाएगा? नहीं जलता, है ना, उसको अपन को इग्नाइट करना पड़ता है, अपन को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो मैंने हाइट के तौर पे लिखी है, कर्व ऐसे पहले ऊपर जाएगा, इसको अपन एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो रिएक्शन जल्दी हो जाता है, लेकिन ये जो हाइट कम हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, जल्दी शुरू आसानी से हो सकता है रिएक्शन, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ आसानी से हो सकता है, फॉरवर्ड से बैकवर्ड भी, बैकवर्ड से फॉरवर्ड भी, दोनों तरफ इजीली हो सकता है। तो कैटलिस्ट से के की वैल्यू वही रहती है। समझ आ गया? फिर दूसरी चीज है, के की वैल्यू देखकर भी अपन बता सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक हो रहा है। वैल्यू ऑफ के tells us about the extent of reaction।
अगर k 10⁻³ से छोटा है या k 10⁻³ 1000 से बड़ा है या k दोनों के बीच में है 1000 और 1/1000 के बीच में है, तो यहाँ पे वेरी स्मॉल के ओके के में क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर होता है, रिएक्टेंट का नीचे होता है। तो जब के की वैल्यू बहुत छोटी है तो प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट बहुत थोड़े से बनेंगे, बहुत ही कम बनेंगे। क्या बनेंगे मतलब रिएक्शन शुरू हुआ, प्रोडक्ट्स बन गए, थोड़ा सा बनना स्टार्ट हुए, जैसे ही बनना स्टार्ट हुए इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब उनका रिएक्शन वापस से चालू हो गया। मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये मतलब हुआ। तो वेरी स्मॉल मतलब सच रिएक्शन प्रोसीड डू नॉट प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसा मान सकते हैं अपन। इक्विलिब्रियम जल्दी से आ गया, इसका मतलब अपन मान सकते हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट नेग्लिजिबल बनेंगे तभी इक्विलिब्रियम आ जाता है ना। ऐसा तब होता है जब प्रोडक्ट अनस्टेबल है। इसी तरह से अगर के बहुत बड़ा है तो के तो रेशियो है प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इसका मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। मतलब रिएक्शन करीब करीब पूरा होने वाला है जब जाके इक्विलिब्रियम शुरू आया है, मतलब आपके प्रोडक्ट्स काफी हद तक बन चुके हैं और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर के बीच में है आपका, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लगभग एक जैसा है, दोनों ही सिग्निफिकेंट है। मतलब बीच में आधा रिएक्शन हो गया उसके बाद इक्विलिब्रियम आया। यहाँ पे के अगर 1000 से बड़ा है तो मतलब रिएक्शन पूरा पूरा होने वाला है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन चुके हैं और पूरा पूरा बन चुके हैं, थोड़ा सा रिएक्टेंट बचे तब जाके इक्विलिब्रियम आया। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, मतलब इट इज मोर और लेस नियर, मतलब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट दोनों रहेंगे, both coexist in somewhat similar amounts। तो ये समझ में आ गया अंशिका, कोई डाउट इसमें बेटा, एनी डाउट? अंशिका को इसमें डाउट है? आई होप इट इज क्लियर अंशिका, यस सर। है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लेना, है ना। अगले टर्न पे अपन इसमें आयनिक वाला पोर्शन भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे इसके, तो इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ और पॉइंट्स बाकी ली चैटल प्रिंसिपल बाकी उसमें अपन देखेंगे क्या करना है, ठीक है, कि किस तरह से इक्विलिब्रियम अफेक्ट होता है। तो इसको आप थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ लेना, वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो लेट मी एंड टुडेज क्लास, बाय, गुड नाइट, ओके बेटा।